अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील असलम है। लास्ट टाइम हमने कश्मीर के हवाले से डीलिमिटेशन की बात की थी कि उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। आज कश्मीर सीरीज़ के तहत ही और फ़लस्तीन सीरीज़ के तहत एक टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक इसलिए मेरे माइंड में आया, एक तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है फ़लस्तीन के हवाले से कि इसराइल जो है वो पूरी लैंड को ऑक्यूपाई करना चाहता है, और दूसरा ये कि CSS में जो पैटर्न चल रहा है यूनिक क्वेश्चंस का, तो मुझे ये लगा कि शायद कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू पे समटाइम्स वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसमें दोनों की सिमिलरिटीज़ को एड्रेस किया हो। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और ये टॉपिक कैसे मेरे माइंड में आया इसको हम एंड पे देखते हैं। तो पहली सिमिलरिटी अगर हम देखें तो सबसे पहली सिमिलरिटी दोनों में ये है कि दोनों का इशू जो है वो इंटरनेशनली जो रेज़ हुआ वो 1948 में हुआ। इसराइल की रियासत 1948 में बनी और 1948 में ही कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन के अंदर गया। तो इसी हवाले से जो एक और चीज़ है वो है लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स इन यूनाइटेड नेशन। दोनों ही इस वक्त जो है वो अनरिजॉल्व्ड इशूज़ हैं यूनाइटेड नेशन में, दोनों ब्लॉट्स हैं उसके फेस के ऊपर। 18 यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47, जो कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरादियत राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देती है, प्लेबिसाइट की बात करती है और डीमिलिटराइजेशन की बात करती है, जो कि आज तक नहीं हो सका। और इसी तरह फ़लस्तीन के हवाले से देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन नंबर है 181 दैट कॉल्स फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी कि वहाँ पे 2 रियासतें होंगी, जो कि आपको पता है अभी तक फ़लस्तीन की रियासत इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, रिकग्नाइज्ड नहीं है इसके। और दूसरी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 242, जिसमें ये इसराइल को कहा गया कि इसराइल शुड विदड्रॉ फ्राम ऑल द टेरिटरीज़ ऑक्यूपाइड। अब इसमें 2 चीज़ें थी, या तो वो टेरिटरीज़ जिसमें 1967 में उन्होंने ऑक्यूपाई की थी वहाँ से विड्रॉ कर जाए, और एक दूसरी बात ये थी कि 1948 की वॉर में भी जो उन्होंने ऑक्यूपाई की वहाँ से भी विड्रॉ कर जाए। एनी हाउ दोनों ही रेजोल्यूशन जो है वो अनरिजॉल्व्ड हैं और अनसेटल्ड हैं। दूसरी सिमिलरिटी वो है इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। इसराइलियों ने भी इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप को, और इंडिया ने भी कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। कैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी क्वेश्चन में है, इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया, और ये प्रोविजनल था। अगर उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी देखें महाराजा हरी सिंह की और पंडित नेहरू की, तो उन्होंने कहा था कि हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे कश्मीरियों को, और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये प्रोविजनल है, कंडीशनल है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो इन क्वेश्चन इस वजह से भी है कि इट वाज साइंड अगेंस्ट विल ऑफ द पीपल। सो जो महाराजा की रिट है वो एस्टेब्लिश नहीं थी, और ही वाज नो मोर अ लेजिटिमेट रूलर ऑफ द कश्मीर। इसके अलावा अलेस्टर लैम ने अपनी बुक में भी ये लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो डाउटफुल है। और अगर फ़लस्तीन के हवाले से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने 1948 में 56% लैंड दी थी यहूदियों को, जो कि बेसिकली एक बिट्रेयल था मुसलमानों के साथ, क्योंकि इतनी आबादी में वो थे भी नहीं। इससे पहले वो 6% लैंड ऑक्यूपाई कर रहे थे। एनी हाउ अगर वो 56% भी हम लीगल मान लें तो इस वक्त जो इसराइली हैं वो मोर देन 77% लैंड ऑक्यूपाई किए बैठे हैं, और शायद इससे भी ज़्यादा। तो ये इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इलीगल सेटलमेंट्स। ना सिर्फ उन्होंने ऑक्यूपाई किया बल्कि वहाँ पे सेटलमेंट्स भी किए, अपने लोगों को वहाँ पे बसाना शुरू किया। इंडिया का आपको पता है 5 अगस्त 2019 के स्टेप के बाद आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद मोर देन 4 मिलियन प्लस डोमिसाइल्स वो इशू कर चुका हुआ है इंडियंस को कश्मीर के अंदर। और फ़लस्तीन में भी आप देखें तो डिफरेंट स्टेट्स हैं, 4 लाख के स्टेट्स हैं, 7 लाख के स्टेट्स हैं, कि इतनी सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो इसराइली कर चुके हुए हैं, और इसको वो एक नेशनल वैल्यू समझते हैं। ये उन्होंने एक लॉ पास किया था, ज्यूश स्टेट लॉ, उसके तहत ये उनके लिए एक नेशनल वैल्यू है। ये 4th जिनेवा कन्वेंशन और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है कि आप ऑक्यूपाइड लैंड के ऊपर सेटलमेंट्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो सिमिलरिटी है वो है फेसिंग अपार्थेड बाय रिलीजियस ज़ेलट्स एंड फनेटिक्स, यानी दोनों तरफ ही जो है वो एक तरफ अगर आप देखें ज़ायनिज़म है और दूसरी तरफ हिंदुत्व है। सिस्टमेटिक जेनोसाइडल पॉलिसीज़ चल रही हैं दोनों तरफ। नेक्स्ट सिमिलरिटी है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। नो, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है इसके पास, ना ही कश्मीरियों के पास, ना ही फ़लस्तीनियों के पास। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इन सब ने जो है वो ये चीज़
कंफर्म की है कि वाकई वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सस्पेंड हैं। 2018-19 में तो कश्मीर के ऊपर एक रिपोर्ट दी गई, उसके में कहा गया था कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनना चाहिए। और बिल्कुल यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचलर ने रिसेंटली शरीन अबू अकला के इंसिडेंट के बाद भी यही कहा कि इस वाक़े के हवाले से इसराइल ने कोई इंक्वायरी नहीं की, और इसराइल ने स्पेशली ख़ुद भी जो है वो डिनाई कर दिया कि हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। मुसलमान सफ़र कर रहे हैं दोनों तरफ। एक और सिमिलरिटी जो आप देखें, यूएस से बैक कर रहा है दोनों रजीम्स को इस वक्त, फाशिस्ट रजीम्स को, उधर इसराइल में भी और इंडिया में भी उनका रोमांस बढ़ता जा रहा है। क्रिमिनल साइलेंस है जी इंटरनेशनल कम्युनिटी की और मुस्लिम कम्युनिटी की, इंटरनेशनली दोनों तरफ। और एक और सिमिलरिटी, फ्लक्चुएशन बिटवीन मैक्सिमलिस्ट अप्रोच एंड मिनिमलिस्ट अप्रोच, यानी कि इसराइल पहले कहता था कि हम सिर्फ यहाँ पनाह लेने आए हैं, उसके बाद 56% लैंड दी गई, अब मोर देन 77% लैंड ऑक्यूपाई किया हुआ, और रिसेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो कंप्लीट लैंड जो है वो चाहते हैं। तो ये मिनिमलिस्ट अप्रोच से मैक्सिमलिस्ट अप्रोच की तरफ आ गए। और इंडिया जो है वो शुरू में चाहता था कि पूरा जो है वो कश्मीर हमारा है, अखंड भारत वाला कंसेप्ट था उनका। अभी रिसेंटली जो है वो दरमियान में उन्होंने अपनी मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनाई, और अब मोदी के आने के बाद वो दोबारा मैक्सिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ थी। एक और जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना था कि ये मेरे माइंड में पॉइंट आया क्यों, कुरान की एक आयत में पढ़ रहा था, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनु अल-यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, कि तुम पाओगे इंसानों में से मोमिनों के लिए दो किस्म के लोगों को सख्त। दो किस्म के लोग कौन से हैं? अल-यहूदा, एक तो यहूदी, वल्लज़ीना अशरकू, और दूसरे वो जिन्होंने शिरक किया। यहूदियों का आपको पता है इस वक्त एक ही रियासत है इसराइल, और मुशरिकीन की अगर आप बात करें जो शिरक करते हैं तो उसमें आपको पता है सबसे जो टॉप पे है वो इंडिया है। 35,000 के 35 लाख से भी ज़्यादा उनके खुदा हैं। तो ये जो आयत है ये पढ़ के मेरे माइंड में फ़लस्तीन और कश्मीर का इशू जो है वो एक साथ आ गया। इसके अलावा एक और हदीस भी है जिसमें दो ग्रोहों की बात की गई है कि इन दो ग्रोहों पे जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। उसमें वो ऑफ कोर्स ग़ज़वा हिंद की बात है, और फिर दूसरा वो ग्रोह जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ेगा, और दज्जाल को जो इसराइल का शहर लुद है वहाँ पे कत्ल किया जाएगा। तो अगर इन हदीस को और इस आयत को आप मिला के देखें तो कुछ समझ में आता है कि शायद ये दोनों इश्यूज़ जो एक ही टाइम पे रेज़ हुए शायद एक ही टाइम पे हल भी होंगे या बैक टू बैक होंगे। तो ये था जी कश्मीर इशू, कश्मीर वर्सेस फ़लस्तीन कंपैरिजन, कश्मीर सीरीज़ और फ़लस्तीन सीरीज़ के तहत नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी हाज़िर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।